अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ आपने ख़बरों में सुना होगा कि लाहौर में कोरोना से 5 अफराद हलाक हो गए और इस बात का बार बार ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि कोरोना की 4th वेव भी आ सकती है अगर हमने एहतियात ना की। और उन एहतियातों में सबसे बड़ी एहतियात जो बताई जा रही है वो ये है कि शादी ब्याह की तकारीब में बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लिया जाए। लेकिन इस पर कितना अमल किया जा रहा है, SOPs का कितना ख्याल रखा जा रहा है, आइए एक बारात में शामिल लोगों से और शादी हाल के मालिक से जानने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र जी। आप शादी हाल के मालिक हैं और इतने अफसरदा क्यों बैठे हैं हजूर? जुनैद साहब 92 में वालिद साहब की विरासती ज़मीन बेच के तो ये शादी हाल बना, जिस पे आज ये ऐसी पाबंदियां लगा रहे हैं कि उससे अच्छा कह दे कि यार बंद कर दे, ताला लगा दें इसको। क्या जवाब है भाई? SOPs का ख्याल नहीं रखेंगे तो मौत सामने खड़ी है। जुनैद साहब SOPs का ख्याल भी रख रहे हैं, खामखा छापे मारते हैं पैसे बनाने के लिए। कुछ खुदा का खौफ करो, 200 लोगों की इजाजत है, तुमने 500 लोग ठूसे होते हैं अंदर। जुनैद साहब, इन भाई साहब की बेटी की शादी है। ये कहते हैं 200 बंदे तो मेरी फैक्ट्री में काम करते हैं। मैंने तो कहा भी है, मैंने कहा बच्ची की शादी है, फैक्ट्री की शादी तो नहीं। लेकिन आप बंदे कम कर लें जरा। कहते नहीं जी 200 तो सिर्फ मेरे कारीगर हैं, तो मैं बाकी लोगों को नहीं बुलाऊंगा, कम से कम 600-700 तो आने दो। जुनैद साहब, जिस फैक्ट्री ना मैं मालिक हाँ उत्थे 200 मुलाजिम है रोजाना, और मुलाजमों ने मत्थे लगना होना बंदे दे। और मिकी आखने ने मलिक साहब आ गए, मलिक साहब दे मैं इज्जत इतनी करने ने, और तीन ही मेरी शादी है उसकी ना बुला सकते, बुरी गल है ना। यानी आप सिर्फ मलिक साहब कहलवाने के शौक में कोरोना फैला रहे हैं। SOPs ने तहत आए ने सारे। भाई आप अपने वर्कर्स को, अपने रिश्तेदारों को समझा सकते हैं कि हालात ज्यादा ही खराब है, इसलिए हुकूमत ने पाबंदियां लगाई हुई हैं 4 दिन के लिए माजरत। जुनैद साहब 200 बंदे अगर आए तो वो तो अब पैसे कैसे पूरे करें हाल के? थोड़ा सा हमारा भी साथ दे। सिर्फ इनका प्रॉब्लम नहीं है, हमारा भी प्रॉब्लम है। मैंने 36 दफा कहा है यार, SOPs बाकी सारे मैंने पूरे किए हुए हैं। जुनैद साहब, मैंने तो हाल में दम भी करवाया है। सब शाह जी बड़े हमारे पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, उनसे मैंने पानी दम करवा के सारे कोनों में फेंका। हुजूर वाला, आप शाह जी से दोबारा दम करवा लीजिएगा, लेकिन फिलहाल कुछ ख्याल करें। कहाँ अब दोबारा दम कराएं? शाह जी को खुद कोरोना हो गया। यार बस यही से अंदाजा लगा लें कि ये किस कदर खतरनाक वबा है। वो तो ठीक है, खतरनाक बीमारी है, बच्ची की शादी रोज रोज तो नहीं होनी ना। यार हर बंदे का यही मौकफ है कि जनाब मेरे लिए SOPs की पाबंदी जो है वो जरा नरम कर दी जाए, बाकियों पे जितनी मर्जी सख्ती कर दी जाए। जुनैद साहब, शादी हाल के दरवाजे के बाहर मैंने मेज के ऊपर ये मास्क के 4 डब्बे रखवाए हुए, सैनिटाइजर रखवाए हुए हैं। और क्या अब करें SOPs का? बात को माइंड तो नहीं करेंगे? नहीं, वो तो करूंगा तो सही, मगर आपने कौन सा मुड़ना है? आप साफ ही हैं। ये जो आपने मास्क और सैनिटाइजर रखे हुए हैं ना, ये कब सब लोग इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात ये कि ये आपने लोगों को कोरोना से बचाने के लिए नहीं रखे हुए, इनके खौफ से, डर से रखे हुए हैं। एग्जैक्टली। ये कहां से आ गए हैं? मैंने तो चारों कोनों में दम वाला पानी फेंका था। ये कौन साहब हैं जी? ये शर्जील नवाज तारड़ है। तारड़ है? हाँ जी। खुदा का वास्ता है, क्यों इखलाक तारड़ साहब से मुझे कोट पड़वानी है आप? ये सारे तारड़ जो हैं वो ब्यूरोक्रेट हैं, ये भी उन्हीं में से एक है। ईमान से? आपका मेरा ख्याल है फिर गांव कहीं सिंध में लगता है, जहां का टेम्परेचर 55 से ऊपर होता है। वो सारे ब्यूरोक्रेट विन्ने के तारड़ में से है, ये किन्ने के तारड़ में से है। देखिए, एक तारड़ जिया चन्न वाले तकदा है। अब भाई साहब, आपको मैं मलिक साहब कह देता हूँ, 100 दफा कह देता हूँ, लेकिन 200 से एक आदमी भी ज्यादा नहीं होगा। करने हो दूसरी बारी काम खराब हुआ है, पहली बारी मैं 4 खाने पकाए तो उस वेले भी छापा पाई गया। तो क्या मैं अपनी नौकरी खतरे में डाल लूं? और आपको तो लोगों का एहसास ही नहीं है। देखिए दुनिया में क्या गजब ढाया इसने कोरोना ने। तो अब 200 से ज्यादा कोई नहीं होगा, वरना आप भी जेल जाएंगे। चले सर, थोड़े से तो बढ़ा दें, 600 बंदा कर दें। 600 बंदा तुसी वाड़ियां कराउणियां ने? मैंने कहा था ना तारण है। ले बेटा, तेरी किस्मत नू तारड़ लग गई। भाई जी मैं नहीं जानता ना उनको तो ना इनको। आपने कहा था जितनी मर्जी बारात लेके आओ, गज वज के शादी हाल में इंतजाम होंगे।
आप वो सारे करवाएं। पुत्र मेरे, जब आप लोगों ने हाल बुक करवाया था उस वक्त अफसर मेरा वाकफ लगा हुआ था, उसने कहा था कि कांसन में कर लिया करें 200 से ऊपर भी। वैसे सब हमारा तो कसूर नहीं ना पापा जी, मतलब- असा तो सारे बंदे ने अरेंज किया हुआ है। मलक साहब आपने अरेंज किया हुआ है तो मैंने भी अरेंज किया हुआ था, अचानक अफसर बदल गया, मैं क्या करूं। और ऊपर से अफसर भी देखे ना, देखें जी अफसर वो देखें। आया जो बहुत डाढ़ा है, वो नहीं मान रहा किसी की, मैं क्या करूं। नहीं मान रहा। आपको असल में ना इससे पहले करप्ट अफसरान की आदत पड़ी हुई थी। एक ईमानदार ऑफिसर से आपको पाला पड़े, लग पता गया। ये थे जुनैद साहब, हुन तुसी तारड़ा नु खुश करन दे। ये तो आप देखिएगा तारड़ आपसे करते क्या है। ये जो आपने तारड़ बनाया है ना, आपकी और तारड़ों की दोस्ती को भी तारड़ लग गया। ओ भाई, हर तारड़ हमारे सारा आंखों पे, लेकिन हमारा तो कुछ करें बहू जी। सारे बराती शादी हाल ते पहुंच ही गए ने, 200 बंदे अंदर जा सकते, बाकी बात माड़ी बेइज्जती है इहदे च। यार क्या इज्जत बेइज्जती हो जाती है, लोगों को नहीं पता कि कोरोना फैला हुआ है, थोड़े दिन एहतियात की जरूरत है। सारा में इन्होंने कहा 15 बंदे आए, हमारे 15 हैं तो आगे इन्होंने अपने 600-700 जमा किए हुए हैं, इसमें हमारा क्या कसूर है। देखें जुनैद साहब, उसका मामला है यार। जुनैद साहब मेरी बात सुने, 2 साल हो गए हैं, बेड़ा गर्क हो गया कारोबार का। हम लोग SOPs के तहत ही इंशाल्लाह शादी करेंगे, फंक्शन करेंगे, मगर ये जो बंदों की पाबंदी लगा रहे हैं ना जी, ये नहीं होनी चाहिए। सर देखें, हमें एहसास है कि आपका कारोबारी नुकसान हो रहा है और बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन ये हकीकत भी जहन में रखें कि आपने 1990 में गालबन शादी हाल बनाया था ना, तो इतने सालों में आपने लाखों नहीं करोड़ों रुपया कमा लिए। अगर चंद महीने और सब्र कर लेंगे तो क्या क़यामत टूट पड़ेगी। एब्सोल्युटली राइट। बस आप खुदा के लिए मीडिया वाले हुकूमत पे थोड़ा सा प्रेशर डालें कि बड़ी हो गई है अब। कैसे प्रेशर डालूं तारड़ साहब पे, और वैसे भी आपका दुल्हा भी तो मारड़ सा ही है। क्या हो जाएगा यार, कितने की गजबज के शादी कर लेंगे। कैसे कम कर दे मेहमान, 40 तो सिर्फ मेरी सहेलियां हैं जिन्होंने डांडिया डांस तैयार किया हुआ मेरी शादी के लिए। जुनैद साहब प्लीज डांडिया तो करा लेंदे हो। नो 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 नॉट एट ऑल, ये हर किसी नहीं हो सकता। मैं SOPs पर अमल करवा के रहूंगा। भट्ट साहब, तारड़ साहब बिल्कुल ठीक है। लो फिर जुनैद साहब, ये जेड़ा तुसी भट्ट साहब लाई है ना, मलक साहब तुसी ले आओ भावें 600 बंदा, मैं भी बाहर हाल दे खिलारना डांगा वाले बंदे, मैं भी हाफजाबाद दा तारना। तारड़ साहब इसकी किसी धमकी में ना आइएगा, ये पक्का बट है। इसका तो वैसे ही गुना गोश्त खा के इसको कुकी चढ़ जाती है, और उसके बाद अपने काउंटर में बैठे हुए बेटे को कह रहा होता है कि ना बिल बने पुत्र दास। जुनैद साहब ये मैं आपको बताऊंगा, मैं अल्लाह के फजल से तारड़ों में बैठता हूँ तो तारड़ होता हूँ, अराइयों में बैठता हूँ तो अराई होता हूँ, कश्मीरियों में बैठता हूँ तो कश्मीरी होता हूँ, मलकों में बैठूं तो मलक होता हूँ। यानी कहने का मतलब ये है कि मेरी जात है इंसानियत, मैं इंसानों से प्यार करता हूँ। मलक साहब तुसी हजूर घबराओ ना जी, तुसी 200 बंदा ही लेके आओ। और यार पर तुसी तो 600 बंदियां ने एडवांस लिया हुआ है। और अगली बच्ची के ब्याह पे कर लेना, अब यहाँ तारड़ लग गया। पापा जी जे अगले ब्याह ते भी कोई तारड़ ही लग गया तो फिर ए तुसी सही कह रहे हो, बच्चियां तुहाडियां 5 ने ते तारड़ ते ब्यूरोक्रेसी च 5000 है। मैं तो एक अरसे तक ये समझता रहा था कि तारड़ किसी ओहदे का नाम, जैसे कहते नहीं कमिश्नर लाहौर, वैसे तारड़ लाहौर, तारड़ उकाड़ा। बस जुनैद साहब है तारड़ा दी नेकी ते सख्ती ने मारे है जिसान। असल में तारड़ सादा सा भी हो ना, वो अफसर ही लगता है। और ये पूरी बात ये है कि सादा सा भी हो तारड़ तो अफसर लगता है, और बहुत बड़ा अफसर भी हो तो सादा लगता है। तारड़ साहब एक और जरा सख्ती करवाएं इन लोगों जी से। जी जी बताएं। इनके स्टाफ की वैक्सीनेशन जो है वो लाजमी करार दी हुई है, लेकिन अमल दरामद 0। नहीं जुनैद साहब सारे बच्चों को दम करवाया है। देखिए बार बार एक ही बात कहते जा रहे हैं, दम करवाया दम करवाया। खुद ही आप बता रहे हैं कि जिन साहब ने दम किया है उनको खुद कोरोना हो गया है। भाईजान दम की जरूर दम करवाएं, लेकिन उसके साथ खुदा के लिए SOPs का ख्याल रखें। बिल्कुल। वो जुनैद साहब मला का अपना हुक्का खुश्की होता है, मुर्शिदों को तो चलो हो गया कोरोना, उनकी फूंक से कोरोना नेड़े नहीं आता।
देखिए वो तो वैसे ही तारण है, वो तो शौक से ये बात कहते हैं कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। वो तो हर एक के बारे में ये बात कहते हैं कि डरना नहीं लड़ना है। जुनैद साहब क्या फजूल रटा डाला हुआ है आप मीडिया वालों ने गवर्नमेंट के कहने पे। ये सिर्फ शादी हाल ही कोरोना फैला रहे हैं। ये जो स्वात में जलसा हुआ है ये कोरोना प्रूफ था। ये जो वजीर आजम की मीटिंगें होती हैं, इजलास होते हैं या फंक्शंस होते हैं इतने इतने बड़े, प्राइम मिनिस्टर साहब तकरीर कर रहे होते हैं, वो सारे कोरोना प्रूफ लोग बैठे होते हैं। ये हम एक दूसरे के कंधे क्यों तलाश करते हैं? जहां पर भी गैर जरूरी इकट्ठ होता है और एसओपीज का ख्याल नहीं रखा जाता, उसकी मजम्मत होनी चाहिए, उसकी मुखालफत होनी चाहिए। चले आप इस तरह करें ना, आप हमें इजाजत ले दें, उसके बाद फिर ये बात करें। और जुनैद साहब आप तो पढ़े लिखे लोग, देखें आप समझते हैं एक ओपन जगह होती है, एक होती है इंडोर। हाँ वो तो जो जलसे हो रहे वो तो छड़ दियो, तुसी क्यों बोल रहे हो? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਰੜ ਮੰਨ ਜੂ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ बड़ा है। सर जी वैक्सीनेशन मैंने भी करवाई है, मेरी होने वाली बेगम ने भी करवाई है, और तो और मेरे ससुर ने भी करवाई है। अब किस बात का खतरा? लाने दें हमें 600 बंदा। देखें जरा जुनैद साहब, दूल्हे का मुंह देखें, इसका बनता है 200 आदमी से ज्यादा। वो तू तो जमीन ते चीनी खिलार, कीड़ियां कट्ठियां होने ते रौला पा दे, जंज आ गई, जंज आ गई, जंज आ गई। जुनैद साहब ये तारड़ नहीं जी। एक्सक्यूज मी सर, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरे होने वाले शौहर से आप इस तरह की गुफ्तगू करें। बिल्कुल नहीं लाने दूंगा, 200 आदमी से एक भी ऊपर नहीं आने दूंगा। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। यार भा जुनैद बकर ईद बिल्कुल ही नजदीक आ गई है, तेरे को जिन्ना लेला किन्ने दा मिल जाता है आजकल? बहुत महंगा। अगर मेरे की जुड़ा लेला महंगा है तो तुम बड़ी ईद पे भी सवैयां ज़िबा कर लो। है को गल करने वाली। नहीं, अगर तुम्हें बहुत महंगा लगता है तो ना करो फिर। यार करना तो है ना, कुर्बानी तो देनी है तो ना। कुर्बानी सवैयों की दे दो, फिर यही कह सकता हूँ ना मैं, और क्या कहूँ मैं? हमारे तो सारा है, वैसे हमारे तो सारा है जी, हमारी ये जिंदगी कौन है, से लेकिन- सारे यार, दुनिया की कोई जुगत नहीं है जो छोड़ी हो तुमने मुझ पे यार। नहीं, सर, कौन से सारू यार? वो तो अजीज है ना, यार कहीं तो मेरा रोना निकल जाता है। मैं तो ये कह रहा ये देखो अब परफॉर्म भी करना शुरू हो गया। मैंने आप लोगों को कहा था पहले दिन ही, ये ना भी जो एक्टर निकले तो मैंने कहना। सर अगर एंकरों में किसी को ऑस्कर मिले तो जुनैद साहब को मिले। क्या रहे थे तुम? नहीं वैसे सुना है कि बहुत महंगी है इस जानवर। दफा तकरीबन बकरों की जो कीमतें हैं मंडियों में आप जाके देखें दुगनी है। उसकी एक वजह है जी। एक बकरों की बड़ी खतरनाक बीमारी है पीपीआर। वो जैसे मुर्गियों में रानी खेत है ना, न्यूकैसल डिजीज, इसी तरह बकरों में वो पीपीआर आती है और वो पूरे रेवड़ के रेवड़ साफ कर देती है। तो हमारा जो बड़ा पंजाब में जो हब है बकरों का, वो जनूबी पंजाब है। जनूबी पंजाब से बड़ी तादाद में बकरे आते हैं। तो जनूबी पंजाब के कई अजला में ये पीपीआर ने बकरों का सफाया किया है इस वजह से। और फिर दूसरी बात, वही पुराना जो मसला है, ये पिछले साल जरा सा कंट्रोल हुआ था, इस साल फिर अफगानिस्तान बड़ी तादाद में बकरे स्मगल हुए हैं, ईरान स्मगल हुए हैं। तो बकरों की तादाद जो है कम है। फिर पाकिस्तान टेनरी एसोसिएशन का ये कहना है कि इस बार कुर्बानी जो है वो कम होगी। मतलब एक अंदाज़ा ये है कि 2 साल पहले देखा जाए तो 1 करोड़ 10 लाख जानवर कुर्बान हुए थे। पिछले साल 80 लाख जानवर कुर्बान हुए थे। इस साल अंदाज़ा ये है कि मुश्किल से 60-65 लाख जानवर जो है वो कुर्बान वो तो होंगे। खैर फाइनेंशियल और बकरों की जो कीमत है वो ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा है बकरों की कीमत के अलावा यार कोरोना वो निकला है, कोरोना ने साल कमर बाद तोड़ी लोगों हुई की है। आमदन Yes. में जाहिर है बहुत ज्यादा। डेफिनेट बड़ी कमी हुई है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, पिछली दफा सॉरी अजीज जी, मैंने दी नहीं थी कुर्बानी को, के हालात ही ऐसे थे। मैं कहता हूँ जी कि बहुत सारे लोग, वो बता तो रहा है भा जुनैद के कितने लाख कम हो गए। कम हुए, हाँ जी। अभी भी आप देखें ना, ये बात क्यों टेंशन वाली है कि ये क्यों हुआ है कि स्मगल क्यों हो जाते हैं बकरे। हाँ, बिल्कुल, ये गवर्नमेंट बड़ा को सवाल चाहिए है। कि वो उसका चेक कुछ करें। वो कोई अफगानी जो है वो कोई नस्वार वाली डब्बी में डाल के तो नहीं बकरा ले जाता। जाहिर है इसमें इदारे मुलव्विस बेज़बान है वो, कह नहीं सकते मैं किधर ले जा रहे हो भाई। हाँ नहीं, वरना बकरा जो है वो हलाल होता है और बड़ा वो नफीस होता है। वो पूछ सकता है कि भाई जी मुझे स्मगल तो ना करे। बकरा ट्रक में जाते हुए कह सकता है यार पहाड़ तो पहले ही नहीं देखे ना देख ले नहीं बकरा बन के देखो यार तुमने मुझे क्या समझा हुआ है यार, अब परफॉर्म किया करो। यार देखो ये मैं देखो ना। प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूँ। ये देखो इस तरह कहेगा ना, अरे पहाड़ से पहली बार वेखे। फाइनल कंक्लूजन ये है
कि तुम लोग मुझे सीरियस नहीं होने दो। नहीं, तुम खुद भी नहीं होना चाहते, छोड़ो इस बहस को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कंट्रोल करना चाहिए बिल्कुल इस तरह की कंट्रोल चीजों को, बाद में गरीबों की चीखें निकल जाती हैं। हर माड़ा आदमी जो है उसकी भी ख्वाहिश की तो हक है ना। तो फिर ये ख्वाहिश जो है ये मजहब में है, ये तो फर्ज है ना। अगर ये आपके बात पास की है तो ना दें। कि ये हमारे मजहब का हिस्सा है। मैं इस हवाले से एक बात करना चाहता हूँ, जब भी ईद कुर्बान नजदीक आती जी। है और एक अजीबो गरीब सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू हो जाती है, वो कैंपेन क्या होती है? जी। हुजूर वाला वो कैंपेन इस तरह की होती है कि जी मैंने बकरा खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे किए थे, अब मैं उन पैसों का बकरा नहीं खरीद रहा बल्कि मैं अपनी गली की नुक्कड़ पे वाटर कूलर लगवा रहा हूँ। बंदा पूछे कि तुम लोग क्या कहना चाहते हो, यानी तुम्हारा मकसद ये है कि तुम किस आड़ में क्या बात क्या पैगाम देना? उम्रा ना करें जी, बच्ची की शादी कर दें। भैया बच्ची की शादी भी कर दें, नादार बच्ची की, यतीम बच्ची की शादी भी कर दें और उम्रा भी करें। आपने वही पैसे जो आपने यानी और कोई काम नहीं करना, सिर्फ आपकी जो बचत है वो कुर्बानी के लिए, सिर्फ आपकी जो बचत है वो उम्रे के लिए, हज के लिए। ये बिल्कुल एक लायानी किस्म की एक कैंपेन स्टार्ट की जाती है, मजहब को निशाना बनाया जाता है, हमारे जो इस्लामी शायर हैं उनका मजाक उड़ाया जाता है, और क्या है? बिल्कुल जी, तुसी कुर्बानी जो है वो तो फर्ज है ना। अगर आपके पास पैसे हैं तो वो तो आप करें ना पैसों की कुर्बानी। तो बाद जो अपना बेच मोटरसाइकिल तो कूलर नहीं, मोटरसाइकिल क्या बेचनी है? मतलब हफ्ते में 3 दिन आप 5 स्टार होटल्स में जाके दोस्तों के साथ खाना खाते हैं, वहां पे आपको पैसे नहीं नजर आते अपने जाया होते हुए। यार 5 स्टार तो बहुत महंगा है। अब तो कोई एक आधा स्टार भी कहीं नजर आए ना तो वो भी बड़ा महंगा होता है। हाँ, मैंने एक बंदे को पूछा, मैं कहा भाई जी चरगा किन्ने दा? उन्हें जिन्ने पैसे दसे मैं कहा यार 22 कैरेट दा चरगा। जान दे खुदा दा ना, हमने तो बड़ा सस्ता खाया हुआ है, ये क्या बन गया? कहते भाई जी कुकड़ दा भाव ते वेखो जी। मैं यार तू कुकड़ रहने दे, तू मैनू अंडे दा चरगा दे दे। अच्छा, एक तो हमारे ज़हन में ये है ना कि जाहिर है बहुत सारे लोग ख्वाहिश के बावजूद ईद पर कुर्बानी नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑल आपकी इकोनॉमी को भी नुकसान होता है। आप ये सुन के हैरान रह जाएंगे कि ईद कुर्बान पे जो इकोनॉमी यानी उसका पहिया चलता है ना, जी जी, उसका जो वॉल्यूम है पता कितना है? 800 अरब रुपए। माशाल्लाह 800 अरब रुपए गर्दिश में आते हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते हैं। 800 अरब रुपए। अच्छा, और इसके अलावा जो लोग हैं, अब ये सुन के भी आप हैरान हो जाएंगे कि ईद कुर्बान से जिन लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है उनकी तादाद जो है 90 लाख के लगभग है। 80 से 90 लाख। अब आप सवाल करेंगे कि 80 से 90 लाख इतने तो जानवर हैं, तो क्या एक जानवर पे एक बंदा है? ऐसा नहीं है। सिर्फ जानवर पालने वाले ही नहीं है, उस जानवर के लिए दाना बनाने वाले, वंडा बनाने वाले, चारा उगाने वाले, मंडियां सजाने वाले, बड़े लवाजमात हैं, बड़े लवाजमात हैं वाकई। लेले को तंग करने वाले बच्चे। यार बड़ा खर्चा होता है, सिर्फ वाकई बकरा ही तो नहीं ना होता है। जो दाना आप खाते हैं सर, अब मेरा मतलब है जो बकरे दाना खाती है, मुंह से निकल गया मेरे। मुंह इतना बड़ा है कि दाना भी उसी हिसाब से निकलता है। यार चल तू थोड़ा खा ली भाई। हाँ, ला के खाना। मेरे कहने का मतलब ये है कि वाकई ये बहुत बड़ा एक बिजनेस होता है ये बड़ी ईद पे, मगर ये लाजमन हुकूमत का फर्ज है कि इसको इस तरीके से करवाया जाए सारे अमल को कि गरीब आदमी की भी दिल की ख्वाहिश पूरी हो। बिल्कुल। 1 करोड़ के लगभग अगर जानवर हमारे यहाँ ज़िबा होते हैं तो वो जो बिजनेस है ना वो 500 अरब रुपए का है। 800 अरब रुपया तो मैंने अर्ज किया ना कि वो मालियत है जो ईद कुर्बान के सारे कारोबारों से जुड़ी हुई है, जिसमें कुर्बानी की खालें जिक्र करना मैं भूल गया, खालें भी एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन ये जो 1 करोड़ जानवर है इसका जो बिजनेस है ना ये 500 अरब रुपए से ज्यादा है। अब इकोनॉमी कैसे, हमारी पूरी की पूरी जो दही इकोनॉमी है वो ईद कुर्बान से किसी न किसी अंदाज में जुड़ी हुई है। एक अंदाजा ये है कि एक देहात में जो औसतन एक घराने में 5 जानवर पाले जाते हैं। अच्छा, 5 जानवर जब पाले जाते हैं तो यानी ईद कुर्बान के मौके पे जब वो 5 जानवर फरोख्त होते हैं तो या उनकी गंदम फरोख्त होती है, तो वो फिर उनके पूरे साल की जो इकोनॉमी है
वो चलती है उनके लिए, इतना ये इंपॉर्टेंट है वो 5 जानवर। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत गरीब लोग होते हैं लेकिन वो अपनी बेटी को जहेज में या अपने बेटे को अलग करना होता है, 1 भैंस 2 बकरे ये दे देते हैं। तो ये उनका पूरा जो सारा जो पूरी इकोनॉमी है, पूरी मईशत जो है वो इन्हीं जानवरों, इन्हीं लाइफ स्टॉक के गिर्द घूमती है। बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए हुकूमत को भी चाहिए कि एक तो गोश्त का पोटेंशियल आ गया, देखें जो मर्जी कर ले। मैं तो बार बार यही कहता हूँ कि पाकिस्तान ने जब भी तरक्की करनी है तो इंडस्ट्री को तो छोड़ दे। पाकिस्तान ने जब भी तरक्की की, पाकिस्तान ने ज़राअत और लाइफ स्टॉक पे करनी है। हमारे अभी भी कुल जीडीपी का जो है वो 18% ज़राअत बनती है ना, नहीं तो 18% का 60% हिस्सा जो है वो कोई फसलें नहीं है, वो यही लाइफ स्टॉक है, यही जानवर है। इसलिए इनको बहुत ज्यादा अहमियत देनी चाहिए, इनको फैसिलिटेट करना चाहिए। जो चीजें महंगी हैं उन पे ड्यूटी कम करनी चाहिए ताकि किसी ना किसी अंदाज में लोग जानवर पालें। आप बड़े फख्र से कहते हैं कि जी आप दूध पैदा करने वाले 3रे बड़े मुल्क हैं पूरी दुनिया में, कोई कहता है जी 5वें हैं, आप 3रे हैं या 5वें हैं, इट डजंट मैटर। बात यह है कि आप उनको फैसिलिटेट कितना कर रहे हैं। जी चलते चलते एक बहुत जरूरी बात है कि जगह जगह आप जानवरों के लिए मंडियां लग चुकी, मवेशी मंडियां लग चुकी हैं। लाहौर में गालबन 32 मकामात पे मंडियां लगी हैं। खुदा के लिए बहुत ज्यादा एहतियात करें। वहां जाके देखें, वहां पे मास्क और सैनिटाइजर नाम की चीज नहीं है। एक एक जानवर को 100 लोग हाथ लगाते हैं जाके, उनमें से एक पेशेंट भी है। और बच्चों को ना लेके जाएं खुदा के लिए वहां पे, और मंडियों में जाने से अवॉइड करें। और अगर जाना नागजीर है तो खुदा के लिए मास्क लगा के जाएं। वहां पे मास्क नाम की आपको दूर दूर तक कोई चीज नजर नहीं आ रही। जी हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे बकरे हैं बेचारे अनपढ़ से। ये कोई अमेरिकन या ब्रिटिश बकरे होते तो उन्होंने खुद मास्क पहन के खड़े होना। नाज़रीन यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मोहतरम जनाब फवाद चौधरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम जज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र। जज़ सियासत कैसी जा रही है? सियासत आपके सामने है जुनैद साहब। हुकूमत अपना काम कर रही है और आपने देखा है कि मुआशी हालत भी अल्लाह के फजल से अब ठीक होती जा रही है। और बाकी रह गई अपोजिशन की बात, तो वो तो आपके सामने है। वो तो बेचारे पिकनिक के तौर पे जलसे कर रहे हैं। और मैं हैरान हूं जुनैद साहब कि ये लोग देखें इन्होंने किस तरह बहाने लगाने शुरू किए हैं। और जरा सा इनको कोई चेक एंड बैलेंस के लिए कोई हाथ डाल ले या कोई एहतसाब के लिए इनको बुला ले तो ये फौरन बीमार हो जाते हैं। अब वही शहबाज शरीफ साहब जो जेल के अंदर कहते थे कि मुझे कमर में दर्द है, मुझे छुट्टी दे दें। देखे ना, जेल को स्कूल समझते हैं, छुट्टी दे दें। तो अब वही जलसे में जाते हैं तो उनकी कमर दर्द ठीक हो जाती है। बल्कि मैं तो इनसे कहूंगा कि ये जो सदर वाले जराह हैं जो कमर दर्द का इलाज करते हैं, उनके सामने ये भी दुकान डाल लें। और जो भी इनके पास कमर दर्द का पेशेंट आए उसके नुस्खा लिख के दें कि हमारा जलसा अटेंड करो, तुम्हारी कमर दर्द ठीक हो जाएगी। आप देखें ना जरा कि किस तरह वो चाको चौबंद हुकूमत के खिलाफ तकरीरें और लायानी तकरीरें, उसमें कोई मकसद हो या सच्चाई हो तो फिर तो बंदा सुने भी। आपको लायानी लगती है ना, आपकी बातें उनको लायानी लगती हैं। जुनैद साहब, ये तो आवाम फैसला करती है। जिस तरह आप लोग जो एक्टर्स हैं, आपका फैसला आवाम करती है कि कौन अच्छा है या कौन बुरा है। मैं एक्टर नहीं हूं, मैं एक साफी हूं। नहीं तो जुगतां जड़ियां विच कर दियो, केड़ी किताब च पढ़ी है तुसी साहब? अब आप अपने आप को साफी ना कहा करें, रंग भी ऊपर से गोरा चिट्टा है, मरहूम इस्माइल शाह से शक्ल भी मिलती है। यार पहली दफा सुना है साफी ना कहा साहब। नहीं, मैं गौरी साहब बात करता हूँ सीधी सीधी मुंह पे। अच्छा, ये देखे बड़े अच्छे माशाल्लाह आर्टिस्ट बन चुके हैं। अब इनको मेरा ख्याल है कि फन की दुनिया में आ जाना चाहिए। चलो आप सियासत की तरफ आए प्लीज। चले सियासत की तरफ आ जाते हैं। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि ये सारी जितनी इनकी गुफ्तगू है ना जी, ये सिर्फ अपनी पिकनिक के तौर पे ये जलसे कराते हैं और उसमें वो बैठ के करते हैं। जिसमें पिकनिक के तौर पे जो लोग आए होते हैं पार्क में या कहीं दरिया पे या नहर पे, आप देखते हैं कि उनकी कोई गुफ्तगू का सर पैर नहीं होता। कभी वो पानी में बहते हुए डड्डू की बात कर रहे होते हैं, कभी वो साथ जो आलूओं वाले पराठे लेके आए होते हैं उनकी गुफ्तगू शुरू हो जाती है,
کبھی نہر میں درخت کی لٹکی ہوئی ٹہنیوں پر گفتگو شروع کر دیتے ہیں، کبھی آپس میں یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ بھینس جو ہے نہ اس کے پاس تولیہ ہوتا ہے نہ صابن، یہ کیوں نہانے آ جاتی ہے؟ یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں نا جی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جلسہ جو ہے وہ بالکل اسی طرح کی گفتگو پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے ان کا۔ میں ان جلسوں کو جلسہ مانتا ہی نہیں۔ اور صاحب آپ چھا گئے ہیں، سیاست پہ آپ چھا گئے ہیں۔ بڑی مہربانی آپ جی بھٹو او بھائی، میں پیپلز پارٹی چھڑ دیتی یہ تسی وچ کدھر سوئٹزرلینڈ تے نہیں شفٹ ہو گئے؟ جیسا یہی بات فیصل کریم کنڈی نے بھی آپ کے بارے میں کہی ہے کہ آپ کا پتہ نہیں چلتا کہ آج کل آپ کس سیاسی جماعت میں۔ دیکھیں جنید صاحب، جب آپ مارکیٹ میں سودا لینے نکلتے ہیں اور آپ کو اچھا سودا چاہیے ہوتا ہے تو ایک دکان سے اگر وہ نہیں ملتا تو آپ دوسری دکان پہ چلے جی بالکل، دوسری دکان پہ اگر سودا نہیں ملتا تو آپ تیسری پہ چلے جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں بطور سیاستدان جی عوام کی سہولتیں اور سچے لیڈر کی تلاش میں نکلا ہوا۔ مجھے وہ اگر ایک پارٹی سے نہیں ملتا میں دوسری میں چلا جاتا ہوں، دوسری میں نہیں ملتا میں تیسری میں چلا جاتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ فیصل کریم چٹخنی صاحب نے جو بات کی ہے، سر فیصل کریم کنڈی، بھائی میں عزت سے نام لے رہا ہوں، انہوں نے کوئی اتنی مضبوط بات نہیں کی اور نہ ہی یہ کوئی میں سمجھتا ہوں مجھے کوئی انہوں نے کوئی ٹچکر جو کی ہے میں اس پہ کوئی نالا ہوں۔ اچھا، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ آپ مسلسل جو ہے نا وہ دریا میں کنڈی ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ تو مچھلی پکڑنے کے انتظار میں ہے نا، آپ شہباز شریف اور نواز شریف کے اختلافات کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ نہیں وہ تو ہو چکے ہیں۔ دیکھیں اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں خاندان کی، فیملی کی، وہ باہر نہیں آتی۔ اختلافات تو ان کے ہو چکے ہیں۔ مجھے بڑے باوثوق ذرائع سے پتا چلا ہے کہ یہ پچھلی جمعرات کو شہباز شریف صاحب نے پہلے اپنے نمبر سے فون کیا ہے نواز شریف صاحب کو، انہوں نے کاٹ دیا ہے۔ پھر انہوں نے 3-4 دفعہ مختلف نمبروں سے فون کیا، انہوں نے ہیلو کیا ادھر سے، انہوں نے جب کہا کہ پاجی السلام علیکم تو انہوں نے اینڈ پہ ہاتھ رکھ کے کہا وعلیکم السلام۔ یہ کون سے باوثوق ذرائع سے پتہ چلا آپ کو؟ جنید صاحب آپ بھی جانتے ہیں کہ صحافی اپنے ذرائع نہیں بتاتا۔ حضور والا، آپ صحافی نہیں، آپ سیاستدان ہیں۔ تو وہ جو 2 پروگراموں کی اینکرنگ کرتا رہا ہے بندہ، وہ فواد بٹ تھا یا فواد احمد خان تھا؟ جیسا اب تو آپ سیاستدان ہیں نا۔ نہیں جنید صاحب، جب صحافت میں بندہ قدم رکھ دیتا ہے تو وہ قدم واپس اٹھتا نہیں ہے، وہ پھر قدم صحافت میں ہی رہتا ہے۔ واہ، میں جہاں سے مرضی گھوم کے آ جاؤں، آپ مجھے یہ صحافت سے نکال نہیں سکتے۔ میں اللہ کے فضل سے اپنے نقش پا چھوڑ دیتا ہوں جنید صاحب۔ میں نے کچھ عرصہ یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منسٹری میں کام کیا ہے۔ آج تک مجھے لوگ یاد کرتے ہیں، پرائم منسٹر نے میرے اس کام کی تعریف کی ہے۔ آپ بھی یاد کرتے ہیں اپنی اس منسٹری کو؟ جی اللہ کے فضل سے۔ میں جنید صاحب اصل میں مجھے جب کوئی نیا کام سونپ دیا جاتا ہے تو میں اس کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہوں۔ میں اب چونکہ اطلاعات و نشریات میں آ اس چکا کے ہوں، ساتھ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ اطلاعات و نشریات کا کوئی تڑکا لگائیں نا، پھر مزہ آئے۔ نہیں دیکھیں اس میں کیا میرا مطلب ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ چاند پہ خبریں پہنچانی شروع کر دیں یا چاند والی مائی کو کہوں کہ آپ ادھر سے نیوز پڑھنی شروع کر دیں یا سورج کے اوپر کوئی FM ریڈیو شروع کروا دیں۔ یہ ایک دونوں علیحدہ علیحدہ شعبے ہیں اور اللہ کے فضل سے میں ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اطلاعات و نشریات کا کیا دائرہ ہے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دائرے کے اندر۔ جیسا دیکھیں بنیادی طور پہ تو آپ ایک وکیل ہیں نا، تو آپ کو وزارت قانون کیوں نہیں ملتی؟ دیکھیں جنید صاحب، آپ جیسی لڑکی جو ہوتی ہے نا، ہوتی بڑی نفیس ہے مگر پیزا پورا کھا جاتی ہے۔ آپ یہ کیوں نیا شوشہ چھوڑ رہے ہیں؟ اطلاعات و نشریات میں اگر مجھے سمجھتے ہیں میرے پرائم منسٹر، میرے لیڈر، کہ میں بڑا مضبوط اور اتھینٹک ورکر ہوں تو مجھے انہوں نے وہ وزارت دے دی ہے۔ اب مجھے کھجل نہ کریں، اب میں قانون کی طرف چلا جاؤں۔ اور ویسے بھی جنید صاحب قانون کے شعبے سے میں پیسے کماتا ہوں، مجھے عادت ہے، اس لیے میں صرف اسے اپنا پروفیشن سمجھتا ہوں۔ اچھا صاحب، یہ آپ نے تجویز پیش کی ہے کہ یہ گاڑیوں پہ صرف وفاقی وزراء کو جھنڈا لگانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ کچھ وزراء مملکت سے آپ کی نہیں بنتی، اس لیے آپ نے یہ
मंजूरी करवाई है नहीं कभी नहीं ना? नहीं जुनैद साहब, कोई देखें ये इस तरह की कॉन्स्पिरेंसियां होती रहती हैं। मैं कभी भी अल्लाह के फजल से किसी से मुखालफत नहीं रखता। हाँ, वो मैंने इसलिए कहा है कि झंडे थोड़े थे। अच्छा, हाँ, तो मैंने कहा यार जितनी झंडे देर थोड़े थे, बंदे ज्यादा थे। बंदे ज्यादा थे, झंडे थोड़े थे। ऊपर से आपको पता है ईद आने वाली है, दर्जी जो हैं वो भी मसरूफ हैं बहुत। तो वो मैंने इसलिए कह दिया था कि भाई आप सिर्फ वफाकी मिनिस्टर्स को आप इजाजत दे दें झंडा लगाने की, दर्जी वेले होंगे नवे सवालांगे फिर भावे सारे ही लाई फिर। अच्छा जो मैंने ये भी सुना था कि झंडे तो हैं, डंडे कम। जुनैद साहब, वजीर ने झंडा हाथ में पकड़ के गाड़ी से बाहर लहराना नहीं है, वो गाड़ी के आगे सीख लगी होती है झंडा लगाने वाली। हाँ जाहिर है वो झंडे के लिए होती है, कबाब के लिए तो नहीं होती। जी हाँ, जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक पहुंचे हैं। और माशाल्लाह आपके इन जुगतों के बाद भी अगर आप कहें कि नहीं मैं सिर्फ सहाफी हूं, तो ये फिर आप हमें बेवकूफ बना। और मैं ये यहाँ पे कह के जा रहा हूँ, आप तहकीक करवा लीजिएगा, शौक इनको एक्टिंग का ही। ये सहाफत में सिर्फ अपने फैमिली के डर से, क्योंकि जब ये जवान होते थे उस वक्त एक्टिंग को अच्छा नहीं समझा। दुनिया में एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा जी, अगर देसी महीनों की बात की जाए तो हाड़ का महीना सबसे ज्यादा गर्मी वाला महीना होता है। जी और याद माजी में मैं याद कर रहा था कि इन दिनों में लोग क्या करते थे। जी कच्चे मकान चूंकि बेशुमार होते थे, सिर्फ गांव में ही नहीं शहरों में भी बेशुमार कच्चे मकान होते थे। मैंने गुजरांवाला के जो पुराना शहर जिसे हम डाउन टाउन कह सकते हैं, वहां पे मैंने खुद देखा हुआ है, बेशुमार मकान कच्चे होते थे। अच्छा तो लोग ना जी जब फुल गर्मी होती थी तो अक्सर अपनी छतों का, घरों का लेप करते थे। ये मिट्टी के अंदर तूड़ी डाल के ना, ये जो भैंसों के चारे के लिए इस्तेमाल होती है, सूखा हुआ चारा, वो तूड़ी डाल के ना जी छोटी छोटी कतरी हुई, तो उसमें पानी डाल के तो वो ऐसे पाँव के साथ उसको मिक्स करते थे। इस अमल को कहते थे कहानी करना। ये जो आजकल फ्रॉडिये लोग कहानी करते हैं, यार फलान को कहानी करा दी है, ये उसी कहानी से वही निकला। कहानी है, अगला लेप के चला जाता। तो उस कहानी से वो मिट्टी के साथ ना जी वो जो गारा बना होता था, तूड़ी मिला हुआ, उसके साथ छतों पे लेप किया जाता था। और जहां जहां समझा जाता था कि यहाँ से छत लीक हो सकती है, तो वहां पे जरा ज्यादा मिट्टी डाल के अच्छी तरह से उसको बंद करने की कोशिश की जाती। खूबसूरत कितनी नई लिपी हुई जो दीवार और छत थी, वो आज जो नया सीमेंटेड घर है, सीमेंट हुआ था, प्लास्टर हुआ होता है, उस जितनी खूबसूरत लगा करती है। हाँ हाँ, बड़ी प्यारी यार। यहाँ तक होता था कि कई लोग तो ये भैंसों का गोबर भी छत पे मारते थे। अच्छा हाँ, वो बंद करने के लिए सुराख वगैरह, वरना जहां जहां पे छत में सुराख होता था उसके नीचे फिर बारिश वाले दिनों में डोल और बाल्टियां और ये अपना परातें रखी जाती थी, ये तसले। तसले रखे जाते थे, ऊपर से वो पानी टपकता था तो फिर नीचे सारा वो कीचड़ हो जाता था। तो ये एक बड़ा अजीब सा अमल जरूर होता था हर दफा, हर घर में। जी 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 जी, तकरीबन हर घर में जो कच्चे मकान होते थे। अच्छा, एक और हाड़ के महीने में काम किया जाता था कि बच्चों की टिन्ने कराई जाती है। ये देखो, ये आप बच्चों को सुनाते हैं तो वो हंसते हैं कि यार ये क्या बातें अब्बा कर रहा है, बच्चे मानते ही नहीं। मतलब हर घर में बच्चों की टिंडे होती थी। और मुझे उकाड़े के कुछ लोगों ने बताया कि इसकी जब टिंड होती थी तो इसको यकीनन सारा महल्ला रसगुल्ला कहना शुरू कर दिया, क्योंकि इसकी टिंड भी बड़ी चिट्टी निकलती थी। ये देखो, एक वक्त था कि हर बच्चे पे लाजिम था कि उसमें साल में उसने एक दफा जरूर टेंड करवानी है। और अब पिछली मेरा ख्याल है कि कोई 10-15 साल गुजर गए होंगे, बच्चों ने अगर अपनी टिंड देखी होगी ना, तो वो जो फोन एप्स मिलती है ना जिसपे आप अपनी तस्वीर को मुख्तलिफ शक्लें दे सकते हैं, उसी तरह अपनी टिंड देखी होगी। मैं कहता हूँ जी, बच्चों की टिंडें करा देनी वालिदैन ने। फिर बच्चों को, बच्चे चूंकि बच्चे होते हैं तो आम के मौसम में फिर बच्चे ना जी रोटी की जगह भी आम ही खाते हैं। और फिर आम खा खा के ना बच्चों को फिंसियां, पित्त, फोड़े निकल आते थे। फिर उसके लिए क्या होता था, उसके लिए घर में माएं जो है वो नीम रगड़ के पिलाते थे। नीम के पत्ते जो इंतहाई कड़वे होते हैं,
उनको वो चूंकि ठंडी होती है, उसकी तासीर ठंडी होती है, उसको रगड़ के उसमें पानी डाल के हाँ जी। तो उसको फिर पुन के बच्चों को सख्ती से मार के पिलाया जाता था, और बच्चे पी के फटाफट पास माओ ने वो प्याली में छोटी सी में नमक रखा होता था, वो नमक चाटने से फिर वॉमिट नहीं थी होती, मगर 2-3 घंटे तक उसका टेस्ट जुबान पे रहता था, इतनी कड़वी होती थी वो। अच्छा, जो नीम नहीं पीता था फिर वो प्लास्टर लगाए होते थे छोटी छोटी चेपी। हाँ, वो सुराख वाले जो प्लास्टर मिलता है वो उसे क्या कहते हैं, Belladonna कागजी plaster। हाँ जी, तो वो भी लगाए जाते थे, बच्चा बकायदा डिजाइनदार बन जाता था। अजीजी भाई आपने तो टिंडे करवा ली ना, अब ये बच्चे को बोले ना टिंड कराओ, कहता पापा मेरे स्पाइस का क्या होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और बच्चों की जब भी टिंडे होती थी ना, नीचे से डैमेज सा सिर भी निकलता था। जो बड़े शरारती बच्चे होते थे उनके सर पे लाजमन 3-4 जख्म होते थे। कभी बेचारा बनेरे तो डिग गया, कभी कोठे तो डिग गया, कभी टांगे चो डिग पे है, कजन ने वट्टा मार दिया। हाँ जी, और घर बताया ही नहीं हुआ, खुद ब खुद वो जख्म जो है हीला हो चुके हाँ होते हैं। जी, वो टिंड कराई तो पता लगा हाय आ की होया सी तेनू। अम्मा खाला दा पुत्र नहीं सी आया छुट्टियां च, जफ्फू ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ रोड़ा मारिया सी। इसी तरह एक और याद माजी की बात है कि वो परनाले शरनाले देसी से टाइप के बने होते थे, जी। तो ये हाड़ के महीने के आखिर पे ना वो परनालों को साफ किया जाता था, उनमें फंसी हुई ईंटें, रोड़े, टाकियां, वो टहनियां, पत्थर, वो सारे निकाले जाते थे कि बारिशें होंगी तो पानी जो छत पे खड़ा होगा वो रवानी से बह जाएगा। कुछ लोग तो उस परनालों में डांग फेरते थे, जुल्फी खुद उसमें चक्कर लगा लेते। जुल्फी ना जहाँ पे ब्लॉकेज होती थी वहां तक पहुंच जाता था, खोल नहीं पाता था, इतना जोर नहीं होता था, वापस जाके सिर्फ इतला देता था कि जी 3.3 मीटर दे थले बंद जे। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे-हाल, और आज की छोटी सी बात ये कि अगर आपको वो फसल पसंद नहीं जो आप काट रहे हैं तो उन बीजों पे गौर कीजिए जो आप बो रहे हैं। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।